तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी की। MOLALITY। इसमें हमें चार बातें ही सीखनी होंगी। सिर्फ चार बातें ही सीखनी होंगी, चार बातें ही सीखनी होंगी। पहली बात ये कि मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, मोलैलिटी का डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसको रटना होगा या दिमाग में रखना होगा। तो भाई देखो, कंसेप्ट को तो समझना होगा, और कंसेप्ट को समझने के बाद आगे चल के इसको दिमाग में भी रखना होगा। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी एक टर्मिनोलॉजी है, जो एक प्री डिफाइंड मैथमेटिकल या यूं कहें हम थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज है, जिसको ध्यान में तो रखना ही होगा आपको। लेकिन समझना जरूरी है। समझ जब जाएंगे तो अपने आप आपके दिमाग के किसी सबकॉन्शियस में ये मौजूद होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात अगर हम करें तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां पे आपको किलोग्राम ध्यान में रखना जरूरी है। ये प्री डिफाइंड टर्मिनोलॉजी है। यहां पे आप ग्राम या किसी और यूनिट को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मोलैलिटी की बात करें तो साफ साफ मोलैलिटी में हमें सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम में ही लिख के मोलैलिटी को निकालना होता है। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात करें तो ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। यही चार बातें हमें सीखनी है मोलैलिटी के बारे में। अगर इन चार बातों के बारे में मैं डेलिबरेटली समझाना चाहूं कि सर ये चार बातें आप ठीक से समझा दीजिए, तो ठीक है, हम समझा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली बात को समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द IUPAC सिंबल ऑफ मोलैलिटी। IUPAC ने ही प्री डिफाइन किया है कि मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल एम होगा। दूसरा, डेफिनीशन। तो डेफिनीशन को समझने के लिए और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम आपको फिर वही बात करेंगे आपके सामने कि दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में जितने भी टर्म्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम टर्म्स जो हैं हमेशा आउट ऑफ वन की बात करते हैं, एक में कितने की बात करते हैं। और इसी तरह से ही ये कंसंट्रेशन टर्म बना है। फिर से हम बात करें तो वही हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास 5 किलोग्राम सॉल्वेंट है, पानी है, और 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर 10 मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं। दूसरी बात कर लें यहीं पे, अगर हमारे पास 2 किलोग्राम पानी है और 2 किलोग्राम पानी में 5 मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं, तो ये अपना इंडिविजुअल कहानी है, इसकी अपनी कहानी है और इसकी अपनी कहानी है। अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना हो तो हमें एक की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। फिर एक की ज़रूरत जो पड़नी है कैसे पड़ेगी? 5 किलोग्राम में अगर 10 मोल है तो 1 किलोग्राम में कितना होगा? 10/5। सिमिलरली अगर 2 किलोग्राम में 5 मोल है तो 1 किलोग्राम में कितना होगा? 5/2। यानी ये जो हमारा यूनिटरी मेथड है, एक में कितना निकालने की कला है, जिसको हम 5वीं और 6ठी क्लास में भी सीख रखे हैं, उसका जो फाइनल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे है। इस फाइनल कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो इस ऊपर की तरफ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है इन किलोग्राम। यहाँ भी वही सेम टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो ये जो यूनिटरी मेथड के कैलकुलेशंस हैं और इन भी कैलकुलेशंस के जो फाइनल स्टेप्स हैं, इसी फाइनल स्टेप को ही हमने यहाँ पे अपना भगवान बना रखा है, और उसी के तहत ही हमने इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना शुरू कर दिया है मोलैलिटी के लिए। तो अब अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठे कि मोलैलिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही क्यों होता है, तो आपको समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी।
ये तो हमारे यूनिटरी मेथड से आया हुआ है। यूनिटरी मेथड के जो फाइनल कैलकुलेशंस हैं, इन्हीं को हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में हमको रटना सिखाया गया है। होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और इसी को हम टेक्निकली डिफिनीशन में भी यूज़ करने लगते हैं, और उस डेफिनीशन में हम कहने लगते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट्स के मोल होंगे उन्हीं को हम मोलैलिटी में डिफाइन करेंगे, उन्हीं को हम मोलैलिटी कहेंगे। अब चौथी बात जो समझने की है, वो चौथी बात समझने की क्या है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होता है। तो भाई आपको समझ में आ जाएगा, आप इतने समझदार हैं, बिलीव ऑन योर सेल्फ, कि ऊपर जो है वो मोल है जो नंबर को, संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और मोल कभी भी टेम्परेचर से, संख्या कभी भी टेम्परेचर से बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मुझको गर्म कर देंगे तो मैं डबल हो जाऊंगा, ट्रिपल हो जाऊंगा। तो कभी भी अमाउंट टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन से नहीं चेंज होती है। ऐसे ही सिमिलरली हम मास की बात करें तो मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और मास भी टेम्परेचर प्रेशर या परिस्थितियों के बदलने से कभी बदलती नहीं है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हैं, और इसी वजह से हम इस मोलैलिटी को बोलते हैं कि इट इज ए कंसंट्रेशन टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। Hope you completely understood the four magical part of the molality which you have to keep always in your mind. Awesome. अगर आपको मोलैलिटी समझ में आ गई है तो मोलैलिटी को समझने के लिए हम कुछ और मेहनत करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 0.2 मोलल NaOH सॉल्यूशन मौजूद है, NaOH सॉल्यूशन मौजूद है, तो इसको आप डिकोड कर सकते हैं क्या? ये जो वर्ड है इसको आप डिकोड कर सकते हैं क्या? अगर इसको डिकोड कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर प्लेस करिए। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन। तब तक के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम नए कंसंट्रेशन टर्म के बारे में सीखेंगे। टिल देन, सी यू, बाय।